बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 118 पर डिस्कस हुआ है। उस लेक्चर का नाम है वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स एंड ग्रेविटी फ्री सिस्टम्स। तो आइए स्टूडेंट्स जरा देखते हैं कि इस आर्टिकल में हमारे पास सीखने को क्या कुछ है। स्टूडेंट्स, आज का आर्टिकल आपको पेज नंबर 118 के ऊपर ये जो सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये आज का आर्टिकल है। और याद रखिएगा, आज के आर्टिकल में कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। इसलिए आज के आर्टिकल को मैं ज्यादा लिखने पर फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने एग्जैक्ट एज इट इज लिख देना है। लेकिन मेरा फोकस होगा चीजों को एक्सप्लेन करने पर और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप देखिए आज के आर्टिकल का नाम कि वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। पहले तो हम समझते हैं कि सैटेलाइट्स क्या हैं। ऑल्दो कि मैं पहले भी काफी दफा बता चुका हूं कि सैटेलाइट्स क्या होते हैं, लेकिन एक दफा फिर देख लेते हैं। स्टूडेंट, सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में। इन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। क्यों रिवॉल्व कर रहे हैं? इनके डिफरेंट पर्पसेस हम लोगों ने पढ़े कि इनका काम नेविगेशन करना है। आपका गूगल मैप जो आपको एड्रेस बता रहा है, आपको जो लोकेशंस बता रहा है, वो इसी वजह से है। आप जो दूसरे ममालिक में कॉल्स करते हैं, जो आप इंटरनेट यूज करते हैं, वो यह सारा सैटेलाइट का ही कमाल है। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। लेकिन आप लोगों ने अगर किसी भी सैटेलाइट के अंदर की फुटेज या वीडियो कभी देखी हो किसी मूवी में या टीवी प्रोग्राम में, तो आपने देखा होगा अंदर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो बिल्कुल इस तरह से फ्लोट कर रहे होते हैं जैसे उनका तो वेट ही नहीं है। इस सिस्टम को हम कहते हैं कि ये वेटलेसनेस या ये ग्रेविटी फ्री सिस्टम है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी एक्ट होते नजर नहीं आ रही। हमारे पास जमीन के ऊपर ग्रेविटी एक्ट होते नजर आती है। कैसे नजर आती है? जमीन का हमें अपनी तरफ हर वक्त अट्रैक्ट करना इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे यहां पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है। लेकिन एस्ट्रोनॉट्स का इस तरह से फ्रीली फ्लोट करना ये बता रहा है कि वहां ग्रेविटी नहीं है। जब बच्चों से पूछता हूं कि वहां ग्रेविटी क्यों नहीं है, इस तरह से क्यों तैर रहे हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो बच्चे सबसे पहला आंसर ये देते हैं कि वो सैटेलाइट जमीन से इतना दूर हो गया है कि वहां पर जमीन की ग्रेविटी नहीं पहुंच रही, या वहां पर जमीन की ग्रेविटी इतनी वीक है कि हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, विदाउट ग्रेविटी मूव कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? इसको भी देखते हैं। सबसे पहले मैं एक बात लिख दूं कि ये बात तो कंफर्म है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट जो मौजूद हैं कहां पर, विच आर प्रेजेंट इनसाइड ए सैटेलाइट, इनसाइड ए सैटेलाइट आर वेटलेस। भाई उनका वेट तो नहीं है। ये तो हम लोगों ने मूवीज में भी देखा और डिफरेंट वीडियोस में भी देखा। क्यों नहीं है उसकी वजह तो मैं बता रहा था कि बच्चे कहते हैं कि वो सैटेलाइट इतना दूर है जमीन से कि वहां पर ग्रेविटी या तो नहीं है या इतनी वीक हो गई है कि हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन क्या ये बात सच है? स्टूडेंट्स जरा देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि सूरज जो है वो बिल्कुल सेंटर में है और जमीन उसके गिर्द रिवॉल्व कर रही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यह जमीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व क्यों कर रही है, तो आप क्या आंसर देंगे? आप कहेंगे कि सर, सूरज की ग्रेविटी जमीन को और जमीन की ग्रेविटी सूरज को खींच रही है। इसका मतलब जमीन से सूरज तक जो करोड़ों किलोमीटर दूर है, सूरज तक ग्रेविटी पहुंच रही है। अगर ना पहुंच रही होती तो जमीन कभी भी इस मदार में, इस ऑर्बिट में ना ठहरती बल्कि निकल जाती। अब आप इस स्केल के लिहाज से अगर देखें तो सैटेलाइट कहां है? भाई सैटेलाइट तो जमीन से सिर्फ 400 किलोमीटर ऊपर होते हैं, जो करीब वाले सैटेलाइट्स हैं, जिन्हें हम लो अर्थ सैटेलाइट्स कहते हैं। अब बच्चे कहते हैं कि सैटेलाइट्स में चीजें इस वजह से फ्लोट कर रही हैं कि वहां पर हमारे पास ग्रेविटी नहीं है। भाई ये कैसे हो सकता है कि वो सूरज जो करोड़ों किलोमीटर दूर है वहां तक जमीन की ग्रेविटी पहुंच रही है, लेकिन ये जो सैटेलाइट 400 किलोमीटर दूर है वहां पर ग्रेविटी नहीं पहुंच रही? इसका मतलब ये लॉजिक जो है ये गलत है। तो फिर सैटेलाइट्स के जो वेटलेसनेस की वजह है वो ये नहीं है कि वो ग्रेविटी से बाहर हैं। भाई अगर वो ग्रेविटी से बाहर होते सैटेलाइट्स तो वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व भी क्यों करते?
तो वो तो फिर सीधा निकल जाते। जमीन के गिर्द रिवॉल्व करने पर यह पता चल रहा है कि हमारे पास वो सैटेलाइट जमीन की कशिश, जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स फिर क्या वजह हुई? अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जरा तवज्जो से सुनिएगा। होता क्या स्टूडेंट्स कि वेट जो है ना, ये बड़ी ही कंफ्यूजिंग टर्म है, इसके बारे में बड़ी ही मिसकंसेप्शन है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक जगह पर खड़े हैं, आपको अपना वेट फील हो रहा होगा। कैसे फील हो रहा होगा? टांगों में फील हो रहा होगा। और अगर आप जो है वो इस तरह से लेटे हुए हैं तो आपको पूरी बॉडी के इस पार्ट में अपना वेट हर जगह पर फील हो रहा होगा। और अगर आप इस पोजीशन में हैं तो फिर आपको यहां हाथों में और पाँव में अपना वेट फील हो रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपको अपना वेट ही फील हो रहा है? तो ये बात सही नहीं है, जरा तवज्जो कीजिएगा। आप इस जगह पर खड़े हैं, जमीन आपको नीचे को खींच रही है। जब जमीन आपको नीचे को खींच रही है, ये आपका वेट है जो जमीन आपको नीचे को खींच रही है। लेकिन जिस सरफेस पर आप खड़े हैं वो आपको नीचे जाने से बचाने के लिए ऊपर को एक फोर्स लगा रही है जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। 9th 10th में आपने ये नाम सुना होगा। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये आपको फील हो रहा है। तो आप जो फील कर रहे हैं वो वेट नहीं है, वो वेट की वजह से कोई सरफेस जब आपको ऊपर को नॉर्मल रिएक्शन देती है वो आपको फील होता है। तो वो वेट नहीं है, लेकिन है वो वेट की वजह से। अब जरा इमेजिन करें, आप किसी ऐसी जगह पर मौजूद हैं जो ग्रेविटी में नीचे गिर रही है, यानी कि एक फ्रीली फॉलिंग सिस्टम है। जब इस सिस्टम के अंदर आप मौजूद होंगे तो आपका वेट नीचे को होगा, लेकिन जिस सरफेस पर आप खड़े हैं ना, वो भी तो नीचे को गिर रही है। तो वो आपको ऊपर को वो पुश, जिसे मैंने नॉर्मल रिएक्शन कहा, वो नहीं दे पाएगी। आपका वेट होगा, लेकिन आप वेट कैसे फील करते थे? नॉर्मल रिएक्शन से। और नॉर्मल रिएक्शन यहां पर नहीं होगा तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आप इस सैटेलाइट के अंदर वेटलेस हैं, वेट के बगैर हैं। क्या आपका रियली वेट नहीं है? नहीं भाई, रियल वेट है, लेकिन अपेरेंटली क्योंकि सरफेस आपके साथ कांटेक्ट में नहीं आ रही, आप ग्रिप नहीं कर पा रहे सरफेस को, इस वजह से आप पर नॉर्मल फोर्स नहीं लग रही और आपको अपना ही वेट अब फील नहीं हो रहा, हालांकि वो है। अगर यहां पर आप एक चीज छोड़ें तो क्योंकि वो चीज भी उसी स्पीड से नीचे आ रही होगी जिससे आप आ रहे होंगे, तो वो आपके लिहाज से हमेशा एक जगह पर रहेगी। तो आप क्या कहेंगे? यार, इस बॉल का तो वेट ही नहीं है। लेकिन क्या हकीकत में वेट नहीं है? भाई है, वो भी नीचे आ रही है वेट की वजह से, लेकिन आप भी उसी एक्सेलरेशन से वेट की वजह से नीचे आ रहे हैं और इस वजह से वो बॉल आपके लिहाज से हमेशा एक ही जगह पर रहेगी और इट अपीयर्स टू बी वेटलेस। इट इज नॉट वेटलेस बट इट अपीयर्स टू बी वेटलेस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास जब भी कोई सिस्टम, कोई हमारे पास लिफ्ट हो सकती है, वो जब गिर रहा होगा तो उसके अंदर की सारी चीजें वेटलेस हो जाएंगी। और ये बात जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी की थी। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट मैंने क्या आज की एक्सप्लेन की कि भाई ऑल ऑब्जेक्ट्स इनसाइड, जो अंदर हो, किस जगह के? इनसाइड आ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट। जैसे लिफ्ट की जगह कोई चीज हो सकती है, लेकिन मैंने क्योंकि एग्जांपल लिफ्ट की दी है तो मैं ये ले देता हूं कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट के अंदर हैं, appears to be weightless, तो वो तो ऐसा लगता है जैसे वेटलेस है, वजन के बगैर है। क्यों लगता है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है कि सैटेलाइट के अंदर चीजें वेटलेस हैं। मैंने बताया भाई चीजें वेटलेस हो सकती हैं, लेकिन किसके अंदर? अगर कोई सिस्टम गिर रहा हो तो उसके अंदर चीजें जो है वो वेटलेस हो सकती हैं। तो मेरा कहना यह है, लेकिन क्या इससे आज का पॉइंट क्लियर हुआ? नहीं, क्योंकि जो सैटेलाइट्स हैं भाई वो गिर तो नहीं ना रहे, सैटेलाइट्स तो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं।
तो इसके अंदर क्यों एस्ट्रोनॉट्स वेटलेस हैं? अब ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। नाउ स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिएगा। इमेजिन करें कि मेरे पास जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ है। जब जमीन के ऊपर इस पहाड़ के ऊपर मैं एक बहुत बड़ी कैनन, बड़ी पावरफुल कैनन रख देता हूं। आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है? भाई ये नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को जो नहीं हो सकते लेकिन हम सोच सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं थॉट एक्सपेरिमेंट। और ये मेरी कही हुई बात नहीं है जो मैं आपको बताने लगा हूं, ये न्यूटन का थॉट एक्सपेरिमेंट है। ये न्यूटन ने एक बात सोची और इस एक्सपेरिमेंट को हम न्यूटन्स कैनन कहते हैं। और ये न्यूटन की बुक जो है प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका के अंदर उसने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया। तो स्टूडेंट्स आते हैं अपनी बात पर कि मेरे पास ये जमीन है और जमीन के ऊपर एक बहुत बड़ा पहाड़ और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी कैनन है। जरा इमेजिन करें अगर मैं इस कैनन से ऊपर फायर करूं तो आपको मालूम है शेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछूं ये शेल क्या कर रहा है? आप कहेंगे सर ये शेल फॉल कर रहा है, गिर रहा है। क्यों? क्योंकि वो नीचे आ रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, यानी वैल्यू ऑफ जी से। तो ये तो फ्री फॉल कर रहा है। जरा इमेजिन करें मैं बजाय सीधा ऊपर फायर करने के मैं कैनन को हॉरिजॉन्टल रखता हूं। अब जब मैं फायर करूंगा स्टूडेंट्स तो अभी भी तो वो शेल बिल्कुल वैसे ही नीचे आ रहा होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई ये क्या कर रहा है शेल? आप कहेंगे सर ये गिर रहा है अभी भी, लेकिन अब इसके पास थोड़ी बहुत हॉरिजॉन्टल स्पीड भी है। तो ये आगे भी जा रहा है लेकिन साथ साथ नीचे गिर भी रहा है। तो आप कहेंगे सर ये भी गिर रहा है, ये भी फ्रीली फॉलिंग सिस्टम है। हमने एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देना। नाउ स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ी सी स्पीड और ज्यादा करता हूं। जब मैं स्पीड और ज्यादा करूंगा तो आप देखिएगा स्पीड ज्यादा होने से ये और आगे जाकर गिरेगा। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये शेल क्या कर रहा था? आप फिर कहेंगे कि सर ये गिर रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल स्पीड इतनी ज्यादा थी कि गिरते गिरते काफी आगे तक चला गया। और स्पीड ज्यादा करते हैं तो फिर से वही काम होगा। आप कहेंगे सर ये अभी भी गिर रहा है लेकिन ये गिरते गिरते काफी आगे तक चला गया। यानी कि ये सारे केसेस में आप एग्री करेंगे कि ये जो शेल है जो फायर किया गया है ये गिर रहा है। दूसरी बात आप जरा देखें, ये तीनों जो केसेस मैंने अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किए, आप देख रहे हैं जब मैंने बहुत कम स्पीड से फेंका था तो कर्वेचर बहुत ज्यादा था, कर्व बहुत था उसके पाथ में। लेकिन जब मैंने स्पीड बहुत ज्यादा कर दी तो उसका कर्व फ्लैट होना शुरू हो गया, यानी कि कर्वेचर डिक्रीज कर रहा है। और ये आपको पेज नंबर 118 के ऊपर जो है वो नजर आएगा कि कर्वेचर जो है वो उसका डिक्रीज कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स जरा और स्पीड बढ़ाते हैं। जब मैं इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ाऊंगा, जरा इमेजिन करें एक वक्त ऐसा आएगा कि ये गिरते गिरते आगे भी जा रहा होगा और इसके पास इतनी हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी कि गिरते 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 भी एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा। जब ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा वहां एयर फ्रिक्शन तो है नहीं, एनर्जी तो इसने लॉस नहीं करनी। तो अगर ये एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो दूसरा चक्कर भी कंप्लीट कर लेगा और इसी तरह से ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं भाई ये क्या कर रहा है? तो अब आप में से कुछ कहेंगे कि सर ये रिवॉल्व कर रहा है, जमीन के गिर्द घूम रहा है। लेकिन अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो एक किस्म का गिर ही रहा है ना। लेकिन गिरते गिरते एक खास बात यह हुई कि जो कर्वेचर जमीन का है वही कर्वेचर सैटेलाइट का है, दोनों के कर्वेचर बराबर हो गए। है ये गिर रहा लेकिन ये कभी भी जमीन को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना ये जमीन पर करीब आएगा उतना ही जमीन भी कर्व हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो सैटेलाइट आप देखते हैं कि वो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, टेक्निकली फिजिसिस्ट कहते हैं कि वो रिवॉल्व नहीं कर रहा, वो गिर रहा है। अ सैटेलाइट इज फॉलिंग। और याद रखिएगा अगर मैं अचानक से कहूं कि भाई सैटेलाइट गिर रहा है तो आपको फौरन लगेगा जैसे वो जमीन के ऊपर गिर रहा है। तो इस वजह से आपकी बुक कहती है कि दिस स्टेटमेंट मे बी सरप्राइजिंग एट फर्स्ट। अगर आप अचानक से बच्चों को यह बता दें कि सैटेलाइट गिर रहा है तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है। लेकिन अगर आप तरीके से बताएं तो फिर बच्चों को समझ में आएगा कि भाई सैटेलाइट के रिवॉल्व होने का टेक्निकल मीनिंग
सैटेलाइट का गिरना ही है। इसका मतलब यह हुआ कि सैटेलाइट्स फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। और स्टूडेंट्स, आपने देखा सैटेलाइट जमीन पर क्यों नहीं गिर पा रहा, टच क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि जमीन का कर्वेचर और सैटेलाइट का कर्वेचर आपस में बराबर हो गया। और स्टूडेंट्स, ये बात भी आपकी बुक ने पेज नंबर 118 के ऊपर लिखी है कि जो जमीन का कर्वेचर है इट विल मैच द कर्वेचर ऑफ द सैटेलाइट। नाउ स्टूडेंट्स, ये चीज आप लोगों ने देखी कि हमारे पास जो सैटेलाइट्स हैं जिनको हम समझ रहे थे कि वो रिवॉल्व करते हैं, एक्चुअली में वो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है। तो ये पॉइंट भी मैं आपके सामने लिख देता हूं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस किए। पहला पॉइंट क्या डिस्कस किया कि जो हमारे पास एज द स्पीड इंक्रीजेस, वो जब मैं स्पीड बढ़ा रहा था तो क्या हो रहा था? एज द स्पीड इंक्रीजेस द कर्वेचर डिक्रीजेस, तो उसका कर्वेचर कम होना शुरू हो जाएगा। और याद रखिएगा, एट ए स्पेसिफिक स्पीड, एक खास स्पीड पर। अच्छा, वो कितनी है स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास सैटेलाइट बहुत करीब हो ना तो वो स्पीड 7.9 किलोमीटर पर सेकंड बनती है, और ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, लिहाजा मैं इसको फोकस नहीं करूंगा। बस याद रखिएगा कि किसी खास स्पीड पर क्या होता है? कर्वेचर ऑफ सैटेलाइट। अभी तो मैंने एग्जांपल दी थी, उसमें सैटेलाइट नहीं था, उसमें तो हमारे पास क्या था? उसमें हमारे पास वो शेल था। लेकिन अब जरा इमेजिन करें कि वो सैटेलाइट भी तो रिवॉल्व कर रहा है ना, तो उसका कर्वेचर जमीन के साथ मैच हो गया। ठीक है जी, कर्वेचर ऑफ सैटेलाइट बिकम्स इक्वल, बराबर हो जाता है किसके? बिकम्स इक्वल टू कर्वेचर ऑफ अर्थ। बुक ने भी ये लिखा। अब जब ये बराबर हो जाएगा तो क्या होगा इस स्पीड पर कि सैटेलाइट सीम्स टू बी लग रहा है जैसे सैटेलाइट सीम्स टू बी रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। सैटेलाइट लग रहा है जैसे जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, बट इन रियलिटी, लेकिन दर हकीकत इट इज फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स अर्थ। और जब कोई चीज फ्रीली फॉल कर रही हो तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता है? विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। तो एक्चुअली वो जमीन के गिर्द जो है वो रिवॉल्व नहीं कर रहा, लग रहा है जैसे रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन फिजिक्स कहती है कि वो फ्रीली फॉल कर रहा है जमीन के गिर्द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड से नीचे आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लिफ्ट की एग्जांपल दी थी। लिफ्ट की एग्जांपल में मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि हमारे पास ये जो लिफ्ट है ये नीचे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आ रही है, यानी कि गिर रही है, फॉल कर रही है। अब जब वो गिर रही थी तो उसके अंदर की सारी चीजें क्या थी? वेटलेस। बिल्कुल इसी तरह से क्योंकि हमारा सैटेलाइट भी गिर रहा है, लग रहा है, लिफ्ट का सीधा सीधा पता चल रहा था कि लिफ्ट गिर रही है, लेकिन सैटेलाइट का पता नहीं ना चल रहा, लग रहा है जैसे सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन अभी हम लोगों ने सारा टेक्निकली देखा कि वो एक्चुअली रिवॉल्व नहीं कर रहा, वो लग रहा है रिवॉल्व कर रहा है लेकिन फ्री फॉल कर रहा है। तो फिर सैटेलाइट के अंदर भी जितनी चीजें होंगी वो हर वक्त जमीन की तरफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से गिर रही होंगी। और जब कोई चीज गिर रही हो तो उसके अंदर के सारे ऑब्जेक्ट्स वेटलेस हो जाते हैं। ये वजह है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्यों वेटलेस हैं, वो एस्ट्रोनॉट्स क्यों वेटलेस हैं, उसकी वजह है कि सैटेलाइट्स आर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये बात सिर्फ सैटेलाइट तक नहीं है। अगर मैं चांद की बात करूं जमीन के रेफरेंस से, तो चांद भी तो जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। क्या रिवॉल्व कर रहा है? नहीं, चांद भी जमीन के गिर्द जमीन की तरफ गिर रहा है, याद रखिएगा। बिल्कुल इसी तरह से जमीन क्या कर रही है? जमीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व कर रही है। रिवॉल्व कर रही है?
नहीं, टेक्निकली गिर रही है। तो फिर गिरती क्यों नहीं है? चांद क्यों नहीं गिरता? सैटेलाइट क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उनका कर्वेचर मैच कर गया है जमीन के कर्वेचर से, तो वो जमीन की तरफ गिर तो रहे हैं लेकिन जमीन को हिट नहीं कर पाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारे पास ये ग्रेविटी फ्री सिस्टम क्या है। इसका यह मतलब नहीं है कि भाई आपने कोई स्विच ऑफ की और ग्रेविटी खत्म हो गई। ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जो खत्म नहीं हो सकती, लेकिन ग्रेविटी के इफेक्ट्स खत्म हो सकते हैं अगर आपका पूरा सैटेलाइट या वो जो सिस्टम है वो जमीन की तरफ एक्सेलरेट कर रहा हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्केयर से, यानी कि फ्रीली फॉल कर। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का आर्टिकल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि लिखना क्या है और ये सारी इंपॉर्टेंट बातें बुक ने कहां कहां डिस्कस की हैं। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।